भाई करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट पोएम हमारी, और ये है द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। कूल एक प्लेस का नेम है यहाँ पर। कूल ये एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है। तो उस जगह पर जब W.B. यीट्स की ये पोएम है, W.B. यीट्स ने एक जंगल में कुछ हंसों को देखा, एक झील में। जंगल के बीच में कोई किसी जगह पे जहाँ पे पानी वानी भरा होता है, कोई झील जैसा जो इलाका होता है, वहाँ पर उन्होंने एक बार जो है कुछ हंसों को देखा, कुछ स्वान्स को देखा कूल नामक जगह पे। तो उसके बारे में वो बता रहे हैं यहाँ पे। W.B. यीट्स की पोएम है और W.B. यीट्स बहुत ही फेमस राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर में, मॉडर्न एज से जो बिलोंग करते हैं। W.B. यीट्स, इनका फुल नेम है विलियम बटलर येट्स। विलियम बटलर येट्स लिख लीजिए। विलियम बटलर, B-U-T-L-E-R और येट्स, विलियम बटलर येट्स। चलिए ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द पोएम पे आइए। इंट्रोडक्शन टू द पोएम द वाइल्ड स्वान्स एट कूल बाय विलियम बटलर येट्स। W.B. यीट्स, सबसे पहले फुल नेम लिख लीजिएगा, विलियम बटलर येट्स इनका फुल नेम है। मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं ये पोइट W.B. यीट्स और इंग्लिश लिटरेचर में बहुत फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट्स हैं। W.B. Yeats' poem entitled The Wild Swans at Cool was incorporated in the volumes of the poems entitled The Wild Swans at Cool. ये जो पोएम है W.B. Yeats की, The Wild Swans at Cool, इसको विलियम बटलर यीट्स ने अपने एक पोएम्स के वॉल्यूम में शामिल करके पब्लिश किया था और उस वॉल्यूम का टाइटल उन्होंने रखा था द वाइल्ड स्वान्स एट कूल, और ये पब्लिश हुआ था विच केम आउट इन 1919 में। 1919 में उनकी ये पोएम्स का वॉल्यूम पब्लिश हुआ था और ये इनकी टाइटल पोएम थी, यानी उस वॉल्यूम का नेम भी यही था, द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। लेकिन बस एक थोड़ा सा डिफरेंट है, एल में ई नहीं है और इसमें ई है। तो ये उस वॉल्यूम का टाइटल था और उस वॉल्यूम के अंदर ही जो है उन्होंने इस पोएम को शामिल करके पब्लिश किया था 1919 में। दिस पोएम वॉज द टाइटल पोएम ऑफ द वॉल्यूम। ये उनके वॉल्यूम की टाइटल पोएम थी, मतलब उसी नाम से थी। एंड इट वॉज हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स सिंस द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914। और 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब छिड़ गया था, उसके बाद से ये उनकी पहली किताब थी 1914 के बाद। इट शोज़ हाउ येट्स वॉज नॉट एन इंग्लिश पोइट, और इस कविता को पढ़ करके अपने को पता लगता है कि ये पोइट जो है विलियम बटलर येट्स, ये एक इंग्लिश पोइट नहीं थे। फॉर ही रिमेंड अनअफेक्टेड बाय द वायलेंस ऑफ द ग्रेट वॉर, क्योंकि वो इस ग्रेट वॉर के वायलेंस से पूरी तरह से अनअफेक्टेड रहे। Although the violence of the Irish rebellion in 1916 had affected him a lot, हालांकि 1916 की आयरिश रेबेलियन ने जो वायलेंस इसमें हुई थी उसने उनको काफ़ी अफेक्ट किया था, काफ़ी प्रभावित किया था। एंड इंग्लिश पोइट्स हैड रिएक्टेड वेरियसली टू द वॉर, और इस विश्व युद्ध के ऊपर जो है काफ़ी सारे इंग्लिश पोइट्स ने अपनी अपनी राइटिंग्स में रिएक्ट किया है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। इसके बाद में थर्ड लाइन पे आ जाइए, 1 2 3, हिज एलिजी ऑन रॉबर्ट ग्रेगरी। हिज एलिजी ऑन रॉबर्ट ग्रेगरी, मॉर्निंग द मैन सेज नॉट अ वर्ड अबाउट द वॉर इन विच ही डाइड। अब इन्होंने रॉबर्ट ग्रेगरी के ऊपर एक एलिजी भी लिखी थी W.B. यीट्स ने, मॉर्निंग द मैन, जिसमें उस आदमी के ऊपर शोक प्रकट करते हुए, किसके ऊपर? रॉबर्ट ग्रेगरी के ऊपर। मौन करना, दुख व्यक्त करना, द मैन ये रॉबर्ट ग्रेगरी है। इस व्यक्ति के ऊपर दुख प्रकट करते हुए वो कहते हैं नॉट अ वर्ड अबाउट द वॉर इन विच ही डाइड। जिस युद्ध में इनकी डेथ हुई थी रॉबर्ट ग्रेगरी की, उस युद्ध के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, केवल पूरी एलिजी जो लिखी है इन्हीं के ऊपर लिखी है, रॉबर्ट ग्रेगरी के ऊपर। इन एन आयरिश फॉरेस्ट हिज डेथ ही मेड द फॉलोइंग कोल्ड एंड मेजर्ड अप्रेजल। दोज, ये तो आयरिश
फॉरेसिस राइटिंग का है, जिसमें उन्होंने ये लाइन लिखी है, दोज दैट आई फाइट आई डू नॉट हेट, दोज दैट आई गार्ड आई डू नॉट लव. द पोएट इज सो रिच. The poem betrays influence of Wordsworth. He was studying at the time. इस कविता में जो है वर्ड्सवर्थ के इफ़ेक्ट को जो है दर्शाया गया है, यानी कि ये कविता जो है दर्शाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम का इफ़ेक्ट दिखाती है. मतलब नेचर, क्योंकि नेचर के ऊपर लिखी गई है और नेचर पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये पोएम भी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की राइटिंग की तरह ही एक इफ़ेक्ट जो है यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है. हाउएवर, हालांकि, whom he was studying at the time, जिनको वो उस समय अध्ययन कर रहे थे, W.B. Yeats, किसके बारे में? विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में. यानी कि जब उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ रहे होंगे, जब वो उनको स्टडी कर रहे होंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को, तो उनकी राइटिंग को जब वो पढ़ रहे होंगे तो उसी समय उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने ये पोएम लिखी थी. इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ का इफ़ेक्ट जो है इस पोएम में अपने को देखने को मिलता है. विलियम वर्ड्सवर्थ का मतलब नेचर का इफ़ेक्ट. तो जब वो वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, जब वर्ड्सवर्थ को वो स्टडी कर रहे थे, तब लिखी थी उन्होंने पोएम. हाउएवर द मूड ऑफ द पोएम इज अनवर्ड्सवर्थियन. हालांकि इस पोएम का जो मूड है वो अनवर्ड्सवर्थियन है. अनवर्ड्सवर्थियन मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ के जैसा नहीं है. मतलब जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को डिस्क्राइब किया है अपनी राइटिंग्स में, उस तरह से जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए हैं नेचर को इस पोएम में. द पोइट इज सोर एट द चेंज दैट हैज़ कम इन हिम. और इस कविता में वो कहते हैं कि वो काफ़ी दुखी हैं इस बात की वजह से, क्योंकि काफ़ी सारे बदलाव उनके अंदर आ गए हैं. तो अपने समय के साथ अपने अंदर, स्वयं के अंदर आए हुए बदलावों की वजह से वो काफ़ी दुखी अपने आप को महसूस कर रहे हैं. He finds no change in the 59 swans moving together in the loving pairs. हालांकि उस कूल प्लेस में, उस जंगल की उस झील में जहाँ पर उनको वो 59 स्वान्स दिखाई देते हैं, जो साथ साथ लविंग पेयर्स में जो है जोड़े बना करके, जोड़े में जो है साथ साथ जो है वहाँ पे तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, वहाँ पे जो है घूम रहे हैं उस झील में, उस पानी में, उस जंगल में, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है. अब पूरी बात क्या है समझिए. इस पोएम का बैकग्राउंड ये है कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ को वो स्टडी कर रहे थे W.B. यीट्स, तो जाहिर सी बात है अब जिस चीज़ को अपन पढ़ते हैं वही इफ़ेक्ट अपने ऊपर जो है कुछ टाइम तक रहता ही रहता है. तो जब वो विलियम वर्ड्सवर्थ को स्टडी कर रहे थे तो उसी टाइम उन्होंने जो है ये पोएम लिखी. अब उन्होंने क्या किया, एक कूल नाम की एक जगह थी, अब हो सकता है जहाँ पे वो रहते हों वहाँ पे कूल नाम का कोई प्लेस हो, तो उस समय अक्टूबर का महीना था और अक्टूबर के महीने में जो है वहाँ पर वो एक जंगल में जाते हैं. पहली बार जंगल में जब जाते हैं तो वहाँ पे जाकर के एक झील हो वहाँ पर होगी, बीच में जंगल में जैसा कहीं पानी भरा रहता है ना, तो एक झील जैसा कोई इलाका होगा, वहाँ पे जाकर के वो बैठ जाते हैं पत्थरों के किनारे. और वहाँ पर जब वो देखते हैं तो झील में उनको बहुत सारे स्वान्स दिखाई देते हैं, हंस दिखाई देते हैं. और वहाँ पर बैठ करके वो उन सारे हंसों को काउंट करते हैं, तो टोटल हंसों की संख्या निकलती है 59. तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे कि भाई इस पोएम में टोटल कितने स्वान्स को उन्होंने जो है मेंशन किया है, तो 59 स्वान्स हैं. जब उन्होंने काउंट किए थे तो उस झील में कितने स्वान्स थे? 59. और उसके बाद में वो वहाँ पर बैठ करके उन हंसों को जो है इधर से उधर घूमते हुए, उड़ते हुए देखते हैं उस झील में, उस पानी में. कितने सुंदर तरीके से पेयर्स बना करके, जोड़े बना करके जो है अपने अपने जोड़े के साथ, वो पेयर्स में जो है अपने अपने कपल्स के साथ जो है ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे जोड़े बना करके. हंसों का जोड़ा कहते हैं ना अपन, ये हंसों का जोड़ा, हाँ पेयर में ही रहते हैं वो. तो जैसे कई बार बातें चीतें भी चलती है, हंसों का जोड़ा, बगलों का जोड़ा, तो इस तरह से कई बार बातें चीतें भी चल जाती. कई बार ऐसे उपमा भी देते हैं अपन, हाँ उपमा भी दी जाती है ना कई बार ऐसे मेटाफर यूज़ करके. हाँ ये भाई देखो, हाँ जैसे कहीं कपल वगैरह बैठे रहते हैं, वो देखो हंसों का जोड़ा. तो इस तरह से हंस और हंसिनी, एपिसोड का था दो हंसों का जोड़ा. हाँ दो हंसों आता होगा. तो ये अच्छी उपमा है, ये बढ़िया अच्छा मेटाफर है, ये इम्प्लिसिट मेटाफर, जिसमें डायरेक्ट व्हीकल का यूज़ कर दो आप, हंसों का जोड़ा, विदाउट यूजिंग द टेनर.
तो वहाँ पर जो है वो उन हंसों को जो है अपने अपने पेयर में जो है घूमते हुए, उड़ते हुए, मौज मस्ती करते हुए देखते हैं। उसके बाद पोइट जो है अपने घर पे आ जाते होंगे और 19 सालों के बाद 19 साल बीत जाते हैं और 19 सालों के बाद एक बार फिर से जब W.B. यीट्स को वापस उसी जंगल में उस झील के किनारे जब जाने का मौका मिलता है तो उसी झील के नज़दीक जाकर के वो बैठते हैं और उन्हीं हंसों को देख रहे होते हैं। और जब वो उन हंसों को देखते हैं तो उनको याद आता है कि 19 साल पहले जब मैं आया था तो मैं यंग था, काफ़ी एनर्जेटिक था, और बिल्कुल वैसे ही थे ये हंस, बहुत ही एनर्जी के साथ जो है ये भी बहुत एनर्जेटिक लग रहे थे। और उस समय 19 साल पहले मैं भी काफ़ी एनर्जेटिक था, युवा था। लेकिन 19 साल बीत गए हैं मेरी ज़िंदगी के और 19 सालों में मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं, यानी कि वही बुढ़ापे की तरफ, है ना। तो मिडिल एज आ गई है उनकी, काफ़ी जो है वो ऐसे ओल्ड एज की तरफ जो है ओरिएंट हो गए थे। तो उनके अंदर लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव आ गए थे, काफ़ी दुखों से भर गई थी उनकी ज़िंदगी। पैसिमिज्म भी कहीं ना कहीं इसमें है, इस पोएम में, भले ये नेचर वाली पोएम है। इसीलिए तो इस पोएम को अपन ने कहा है अनवर्ड्सवर्थियन। अनवर्ड्सवर्थियन इसीलिए कहा है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक दुख दर्शाने की कोशिश की है, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम में दुख नहीं आता कहीं भी, इसीलिए इस पोएम को अनवर्ड्सवर्थियन पोएम कह दिया। तो ये अगर क्रिटिकल अप्रिशिएशन आती है तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है आपके लिए, एन अनवर्ड्सवर्थियन पोएम, है ना। इस तरह से ऐसे पॉइंट्स बनाते हैं, ऐसे अगर अपन पढ़ते रहे ना तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट अपने को मिल ही जाता है। एन अनवर्ड्सवर्थियन पोएम, ये बन सकता है, बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है यहाँ से। उसके बाद में फिर जब वो 19 सालों के बाद जब वहाँ पर जाते हैं तो 19 सालों के बाद जब उन सारे हंसों को एक बार फिर से गिनते हैं तो सारे के सारे वही 59 स्वॉन्स थे। अब वहाँ जब गिनते हैं तो उन हंसों को देख करके उनको ऐसा फील होता है, यार 19 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था उस टाइम भी ये बहुत सुंदर तरीके से साथ के साथ में कपल्स में जो है ऐसे घूम रहे थे, ऐसे उड़ रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। और आज 19 सालों के बाद जब मैं यहाँ पर आया हूँ, आज भी ये बहुत ही खुशी खुशी जो है अपने पेयर्स के साथ घूम रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं, खुशी खुशी इतना जो है आनंद मना रहे हैं, इतना जो है एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर जो है इतने परिवर्तन आ गए हैं कि मैं इनकी तरफ पहले जैसा एनर्जेटिक नहीं रहा हूँ। या जिस तरह से ये खुश दिखाई दे रहे हैं 19 सालों के बाद भी, 19 सालों के बाद मेरी लाइफ में तो इतने चेंजेस आ गए, इतने बदलाव आ गए हैं कि मेरी ज़िंदगी तो कितनी दुखों से भर गई है, इतने सारे परेशानियां आ गई है, इतनी सारी तकलीफ़ों से ज़िंदगी भर गई है, इतना एनर्जी जो है ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी इतनी बीत गई है, 19 साल बीत गए हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए। तो यहाँ पर वो जो स्वान्स हैं वो स्वान्स को वो सिंबलाइज कर रहे हैं, किससे? हैप्पी डेज से, ब्लिस से। ब्लिसफुल जो डेज होते हैं उन ब्लिसफुल डेज के सिंबल के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पे वो जो स्वान्स हैं। तो सिंबल एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ हम करते हुए देख सकते हैं उनको, वो जो सिंबलाइज कर रहे हैं, वो जो स्वान्स हैं इस पोएम में वो सिंबलाइज कर रहे हैं हैप्पी डेज को, ब्लिसफुल डेज को, खुशियों को, हैप्पीनेस को ब्लिस जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं। क्योंकि उनकी लाइफ में तो काफ़ी सारे बदलाव आ गए हैं, लेकिन उन स्वान्स की ज़िंदगी में जो है कोई बदलाव नहीं आया है 19 साल में भी। और 19 साल बाद आज भी जो है वो खुशी खुशी वहाँ पे जो है स्विमिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं और इस तरह से जो है एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। बस इतना सा उन्होंने जो है अपनी इस पोएम में एक्सप्रेस किया है। अब इस पोएम का जो मूड है वो अनवर्ड्सवर्थियन इसीलिए है क्योंकि पोएट यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ लास्ट में जाकर के नेचर का डिस्क्रिप्शन तो देते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के ये भी कह देते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे अंदर तो काफ़ी बदलाव आ गया है, लेकिन इन हंसों के अंदर जो है कोई बदलाव नहीं आया है। तो इसीलिए ये पोएम अनवर्ड्सवर्थियन बन जाती है बस यहीं पर जाकर के। अनवर्ड्सवर्थियन इसलिए क्योंकि वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में, वर्ड्सवर्थ की राइटिंग्स में अपने को इस प्रकार का कोई दुख जो है महसूस नहीं होता या देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर इनकी राइटिंग में जो है वो तकलीफ़ के बारे में अपने बता रहे हैं। तो इसीलिए ये पोएम का जो मूड है वो अनवर्ड्सवर्थियन है। द पोइट इज सोर, पोइट इस पोएम में दुखी इसलिए है एट द चेंज दैट हैज़ कम इन हिम, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में 19 सालों में काफ़ी बदलाव आ गया है। He finds no change in the 59 swans moving together in loving pairs. हालांकि इन 19 सालों में
पोइट उन 59 स्वान्स में जो खुशी खुशी वहाँ पे लविंग पेयर्स के रूप में जो है तैर रहे हैं, उनके अंदर किसी तरह के बदलाव को नोटिस नहीं करता है। अपने अंदर तो वो बहुत सारे चेंजेस फील करता है, लेकिन जब वो 19 सालों के बाद वापस वहाँ पे जाकर के उन हंसों को देखता है तो वो नोटिस करता है कि भाई इनके अंदर तो कोई बदलाव नहीं आया, इसीलिए जो है वो दुखी हो जाता है। In the background, in Yeats laid frustration in love for Maud gone and Iseult gone, और इसीलिए जो है बैकग्राउंड में वो जो है बैकग्राउंड मतलब इस पोएम की जो पृष्ठभूमि है, काफ़ी सारे क्रिटिक्स ऐसा बोलते हैं कि शायद बैकग्राउंड में अपने अंदर अपनी लाइफ में जो बदलाव आए थे, तो वो बदलाव क्या था, वो किन बदलावों के बारे में बात कर रहे थे, किन चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी कि मेरे अंदर तो काफ़ी बदलाव आ गया है, तो ये फ्रस्ट्रेशन किस बात की थी? फेल्ड लव की, फेल्ड लव की, क्योंकि वो तो हैप्पीली वहाँ पे पेयर्स बना करके घूम रहे हैं। 19 साल पहले भी ऐसे ही थे और 19 साल बाद भी अभी भी पेयर्स में घूम रहे हैं, लेकिन इनका जो जोड़ा था वो इनसे बिछड़ गया था। तो शायद अब एक्चुअल में उन्होंने ऐसा यहाँ पे कुछ कहा तो नहीं है कि वाकई में इसीलिए मैंने ये पोएम लिखी है, लेकिन काफ़ी सारे क्रिटिक्स जब उनकी लाइफ को पढ़ते हैं तो पढ़ करके उन्होंने ऐसा अंदाज़ा लगाया कि शायद उनके अंदर इस बात की फ्रस्ट्रेशन थी कि मॉड गॉन और इस्यूल्ट गॉन जो थी, शायद उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन इस बात की थी बाद में, इन लव फॉर मॉड गॉन एंड इस्यूल्ट गॉन, मॉड गॉन और इस्यूल्ट गॉन, शायद जो है इनके प्यार को ये हासिल नहीं कर पाए थे, तो हो सकता है शायद इस बात की फ्रस्ट्रेशन के बारे में वो जिक्र कर रहे हों। ये सारे बदलाव आ गए, यानी कि ये तो इनके हंसनी के साथ जो है एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और मेरी हंसनी तो मुझे छोड़ करके चली गई है। शायद, कंफर्म नहीं है, क्रिटिक्स ने ऐसा लिखा है। क्योंकि द पोएम कंटेन्स द जर्म्स ऑफ मेनी इम्प्लीकेशंस विच कैम टू बी एसोसिएटेड विद, ये तो छोड़ दो, इसमें नहीं है कुछ भी। यहाँ पे आइए भाई, लास्ट वाले पैराग्राफ की नीचे से सेकंड नंबर की लाइन पे आइए। लास्ट वाले पैराग्राफ के नीचे से सेकंड नंबर की लाइन, पेज नंबर 169 पे। इन वन सेंस, देखिए अब यहाँ पे उन स्वान्स के बारे में बात हो रही है। इन वन सेंस दे स्टैंड फॉर द लाइफ फोर्स। पहले सेंस में अगर हम बात करें तो वो स्वान्स किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं भाई? पहली चीज़ अगर अपन समझें तो पहले तो वो ये बता रहे हैं लाइफ फोर्स, जीवन की ताकत के बारे में बता रहे हैं, लाइफ फोर्स के बारे में वो हमको बता रहे हैं। देयर हार्ट्स डू नॉट ग्रो होल्ड। समय के साथ 19 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनका हार्ट जो है वो बिल्कुल बूढ़ा नहीं होता है, बिल्कुल बूढ़ा नहीं होता है, मतलब वो आज भी बिल्कुल वैसे ही रोमांटिकली जो है एंजॉय कर रहे हैं अपने कपल के साथ। मतलब जो भी उनका कपल है वो कपल के रूप में जो है, अपने कपल के रूप में जो है बढ़िया अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि उनका हार्ट ओल्ड नहीं होता है 19 सालों के बाद भी। दे फाइंड द स्ट्रीम्स कंपेनिनेबल डिस्पाइट देयर कोल्डनेस, पैशन एंड कॉन्केस्ट। और जो वो स्वान्स हैं उनको देख करके पोइट को ऐसा लगता है कि वो जो है इस स्ट्रीम को, स्ट्रीम मतलब वो धारा, वो जल जो था वहाँ पे, जो झील थी, वो झील के पानी को जो है वो काफ़ी कंपेनिनेबल मानते हैं। कंपेनिनेबल मतलब जिसका साथ काफ़ी प्रिय होता है अपने को। कंपेनियन से बना है कंपेनिनेबल, कंपेनियन मतलब साथी, कंपेनिनेबल मतलब जिसका साथ आपको
प्रिय हो, जो साथी बनाने योग्य हो, वो कंपेनिनेबल है ना, जिसका साथ आपको अच्छा लगता हो और जिसको आप अपना साथी बनाने की चाहत रखते हो कि भाई हाँ यार ये व्यक्ति जो है कंपेनिनेबल है, ये मेरा होना चाहिए, ये मेरा दोस्त होना चाहिए, साथी होना चाहिए या होनी चाहिए, जो भी आपको ऐसा फील हो, तो वो कंपेनिनेबल मानते हैं। उस झील के उस पानी को जो है काफ़ी कंपेनिनेबल समझते हैं वो। डिस्पाइट देयर कोल्डनेस, अपनी कोल्डनेस के बावजूद, यानी उनका हार्ट जो है, भले ही उनके अंदर कोल्डनेस है, भले उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई कॉन्केस्ट नहीं है, किसी तरह की कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनको वो पानी जो है काफ़ी कंपेनिनेबल लगता है, इसीलिए उस जगह को छोड़ करके वो जाते नहीं हैं और अपने पार्टनर के साथ जो है कपल के रूप में एंजॉय कर रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं। इसके बाद में सेकेंड नंबर की लाइन पे आ रही है इन अनदर सेंस, मिला नंबर 3 लाइन पे, इन अनदर सेंस, दूसरे सेंस में अगर हम देखें तो दूसरे सेंस में हम ये जानते हैं द स्वान्स स्टैंड फॉर द यूनियन ऑफ टाइम एंड द टाइमलेस। दूसरे सेंस में अगर हम ये समझें तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर इस पोएम में जो स्वान्स हैं वो यूनियन ऑफ टाइम के बारे में बता रहे हैं, समय की यूनियन के बारे में बता रहे हैं, समय की एकता के बारे में, एंड द टाइमलेस, और समय किस प्रकार से जो है टाइमलेस होकर के, यानी कि यहाँ पर वो जो है साथ ही साथ यूनियन यानी यूनाइटेड रहने का भी संदेश यहाँ पर दे रहे हैं, यूनियन ऑफ टाइम का संदेश दे रहे हैं, टाइमलेस का जो है, टाइमलेस लाइफ का जो है संदेश दे रहे हैं, जीवन कैसा भी हो लेकिन हमेशा मिलजुल करके रहो, साथ रहो, ये रहो, इस तरह से। तो ये दूसरी बात अपने को उन हंसों को देख करके समझ में आती है इस पोएम में। इसके बाद में नीचे आइए इन अ थर्ड सेंस, और तीसरी बात जो हमें इस पोएम में समझ में आती है वो ये है दैट दोज स्वान्स स्टैंड फॉर इंस्पिरेशन, साथ ही साथ वो स्वान्स अपने को जो है इंस्पायर भी कर रहे हैं, इंस्पिरेशन को भी सिंबलाइज कर रहे हैं। बिल्डिंग बाय द लेक्स एज, उस झील के किनारे पर, उस झील के किनारे पर जो वो इंस्पायर अपने को करते हैं, वेयर द विंड ब्लोज, जहाँ पर हवा चलती है, अमंग द रीड्स, बांस के पेड़ों के बीच में, रीड का मतलब होता है बांस, रीड्स बांस के पेड़, हो सकता है वहाँ आसपास बहुत सारे बांस के पेड़ हों, तो बांस के पेड़ों के उन बीच में जब हवा चलती है तो वो जो है साथ साथ रहने का जो है साथ साथ रहने का मैसेज देते हैं, साथ रहने का, टुगेदर, साथ साथ रहने का मैसेज देते हैं और इस तरह से इंस्पायर कर रहे हैं। द पोइट अवेक्स इनटू रियलिटी टू फाइंड देम गॉन, ये छोड़ दीजिए। प्रोफेसर जसबीर जैन राइट्स, इधर आइए। प्रोफेसर जसबीर जैन राइट्स, प्रोफेसर जसबीर जैन इस पोएम के बारे में लिखते हैं, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट द केयर फ्री लाइफ ऑफ द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स एंड नेचर विद दैट ऑफ ह्यूमन लाइफ। प्रोफेसर जसबीर जैन बोलते हैं, लिखते हैं इस पोएम के बारे में कि ये कविता जो है, ये कविता कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है, यानी कि एक प्रकार का विरोधाभास है पक्षियों की ज़िंदगी में और ह्यूमंस की ज़िंदगी के बीच में। ये पोएम जो है एक तरह से कॉन्ट्रास्ट है, एक विरोधाभास है जो बर्ड्स की लाइफ और ह्यूमन लाइफ के बीच में दर्शाया गया है। कैसे, किस प्रकार से इस दुनिया में जो पक्षी होते हैं वो किस प्रकार से अपनी केयर फ्री लाइफ जीते हैं, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के, केयर फ्री जो है होकर के लाइफ जीते हैं, वो एंजॉय के साथ, बड़ी आनंद मस्ती के साथ। और दूसरी तरफ इस चीज़ को कॉन्ट्रास्ट के साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया है ह्यूमन लाइफ के साथ, वेयर सोरोज एंड लॉसेस लीव देयर मार्क, जहाँ पर दूसरी तरफ जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनकी ज़िंदगी में दुख और जो लॉसेस होते हैं, जो नुकसान, जो तकलीफ़ें, जो परेशानियाँ जो उनको मिलती है लॉसेस के रूप में या सोरोज, दुखों के रूप में, लीव देयर मार्क, जो उनको सारी ज़िंदगी भर जो है प्रभावित करता रहता है। तो ये दो चीज़ों को जो है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किया गया है। भाई एक तरफ तो है बर्ड्स की लाइफ जो बिल्कुल केयर फ्री तरह से जीते हैं वो, और दूसरी तरफ है ह्यूमंस की लाइफ जिसको वो दुखों से जो है, दुखों में रह करके या दुखों से परेशान हो करके पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। पक्षियों के पास दिमाग नहीं होता है लेकिन फिर भी वो केयर फ्री लाइफ जीते हैं, जबकि इधर इंसान के पास दिमाग है, वो बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी दुखी रह करके पूरी ज़िंदगी काट देता है ना। तो ये है कॉन्ट्रास्ट, ये है विरोधाभास। मतलब आप देखो कि एक व्यक्ति
जिसके पास दिमाग नहीं है। अब दिमाग भगवान ने इसलिए दिया है ताकि आप अपनी लाइफ को जो है बेहतर बनाओ, लेकिन उसके बावजूद इंसान अपने आप को बेहतर बनाने के बजाय दुखों से जो है घिरा रहता है, परेशान रहता है और इसी तरह से जो है अपनी ज़िंदगी काट देता है, जबकि उसके पास भगवान ने कितनी बड़ी ताकत दी है उसको दिमाग के रूप में। और दूसरी तरफ वो पक्षी है जो ना तो कुछ बोल सकते हैं, ना अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकते हैं, ना उनके पास दिमाग है, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो ये है विरोधाभास, ये है कॉन्ट्रास्ट। ह्यूमंस की लाइफ को बर्ड्स की लाइफ के साथ जो है उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है, विरोधाभास, ये है इसमें विरोधाभास। देयर इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंडस्केप। यहाँ पर इस पोएम में जो है उस भूदृश्य का काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है, विच ऑफर्स अ बैकड्रॉप टू द वाइल्ड स्वान्स, विच ऑफर्स अ बैकड्रॉप टू द वाइल्ड स्वान्स। जो इसको लाइन को छोड़ दो। ऑफ द 5 strains there are 2, the first and fourth were the बाकी सब छोड़ दीजिए, बस केवल ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि भाई इसमें जो है इस पोएम में द वाइल्ड स्वान्स एट कूल में ह्यूमन लाइफ को कॉन्ट्रास्ट किया गया है, किससे? स्वान्स की लाइफ से, उन बर्ड्स की लाइफ से। पेज नंबर 172 पे आइए भाई, पेज नंबर 172 समरी ऑफ द पोएम लिखा हुआ है, देखिए। दिस पोएम वाज रिटन इन 1916। 4th नंबर की लाइन पे देखिए, 4th नंबर की लाइन पे, दिस पोएम वाज रिटन इन 1916। 1916 में लिखी थी ये पोएम उन्होंने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। हाँ सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। इसके बाद में सेकेंड वाले पैराग्राफ पे आइए। द वाइल्ड स्वान्स एट कूल इज अ पोएम ऑफ नेचर। ये जो पोएम है एक नेचर की पोएम है, क्योंकि नेचर के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, प्रकृति का डिस्क्रिप्शन है। विच पोर्ट्रेज, जो चित्रित करके हमें बताती है, किसके बारे में? जो पोर्ट्रे करती है, किसको पोर्ट्रे कर रही है? डेथ, लाइफ एंड इमोर्टैलिटी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों। डेथ, लाइफ एंड इमोर्टैलिटी को जो है पोर्ट्रे कर रही है ये पोएम। द पोइट डिस्क्राइब्स हिज अप्रिशिएशन ऑफ 59 swans दैट ही हैड विटनेस्ड फॉर 19 years बाय द साइड ऑफ द लेक एट कूल। और इस कविता में जो है पोइट एक अप्रिशिएशन, एक समझ उनको महसूस होती है ऑफ 59 swans, जब वो उस झील के किनारे 59 swans को देखते हैं, उन 59 हंसों को देखते हैं, दैट ही हैड विटनेस फॉर 19 years, जो 19 सालों तक जो है उनको दिखाई दिए। कहाँ पर? बाय द साइड ऑफ द लेक एट कूल। कूल नामक जगह पर एक झील के किनारे, जहाँ पर उन्होंने उन 19 सालों तक उन हंसों को जब देखा तो एक अलग ही तरह की समझ जो है उनको महसूस होती है उन हंसों को देख करके। द पोएट इज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द स्वान्स। उनकी ब्यूटी, उनकी सुंदरता से जो है वो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। द पोएट हैज सीन फॉर 19 years सम 59 swans। और इस पोएम में वो कहते हैं कि 19 सालों तक उन्होंने उस झील के किनारे जो है उन 59 swans को देखा। 19 सालों तक। पहली बार जब उन्होंने काउंट किया तब भी 59 थे, और लास्ट में 19 सालों बाद, 19 सालों तक कंटिन्यू वहीं पर रहे, तो तब तक वो वहीं पर रहे, और 19 सालों के बाद जब वो लास्ट टाइम वहाँ गए तब भी वो 59 वैसे के वैसे ही थे। ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन 19 सालों के बाद अचानक जो है पोइट कुछ बदलाव उनके अंदर देखना शुरू करते हैं। और वो बदलाव क्या था? दैट ऑल ऑफ अ सडन, अचानक दे स्टार्ट स्कैटरिंग अवे, अचानक वो सारे के सारे 59 swans जो है फैलना शुरू कर देते हैं, उड़ करके जो है पूरे आसमान में फैलना शुरू कर देते हैं। एंड व्हीलिंग इन अ ग्रेट ब्रोकन रिंग अपॉन देयर क्लीमरस विंग्स। क्लीमरस का मतलब होता है शोर करते हुए, शोर करते हुए अपने पंखों से वो उड़ना शुरू कर देते हैं ग्रेट ब्रोकन रिंग्स में, यानी गोल गोल घूमते हुए फिर आपस ऐसे गोल गोल करके उड़ते हैं, फिर ऐसे फैल जाते हैं चारों तरफ, ऐसे जो है उड़ना आकाश में शुरू कर देते हैं। He has looked upon those brilliant creatures with joy and pleasure।
इतने सालों तक उन्होंने यानी W.B. यीट्स ने उन पक्षियों को, क्रीचर्स को जो है काफ़ी खुशी और काफ़ी आनंद के साथ देखा है। हमेशा जो है जब भी वो उनको देखा करते थे काफ़ी खुशी और आनंद उनको फील होता था। बट नाउ हिज हार्ट इज सोर। लेकिन इस पोएम में वो कहते हैं कि 19 सालों के बाद अब वो जो है अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं इन हंसों को देख करके। क्यों? बिकॉज ऑल इज चेंज्ड सिंस देन। क्योंकि तब से, कब से? जब से पहली बार उन्होंने इस हंसों को देखा था 19 साल पहले, तब से लेकर के अब तक सब कुछ बदल गया है, सब कुछ जो है चेंज हो गया है। द स्वान्स रिमाइंड हिम ऑफ फ्रेशनेस एंड यूथ। बदल इसलिए गया है क्योंकि जब पहली बार उन्होंने स्वान्स को देखा था तो वो काफ़ी यंग थे और काफ़ी फ्रेशनेस उनके अंदर थी, और उसी चीज़ को रिमाइंड करा रहे हैं ये स्वान्स 19 साल बाद भी। यानी 19 साल बाद जब वो वापस से इन हंसों को देखते हैं तो ये 59 स्वान्स उनको रिमाइंड कराते हैं किसके बारे में? उन दिनों के बारे में, वो जब वो युवावस्था में थे और जब उनके अंदर फ्रेशनेस थी, जब वो युवा थे, है ना, तो उन दिनों के बारे में याद कराते हैं वो। इवन इन द कोल्ड वाटर्स दे गो ऑन प्लेइंग जॉयफुली। वो देखते हैं कि उस झील के ठंडे पानी में भी जो है वो प्लेइंग जॉयफुली, काफ़ी खुशी खुशी जो है स्विमिंग कर रहे हैं। देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड। क्योंकि शायद इसके पीछे जो है वो यही रीज़न मानते हैं कि उनका हार्ट जो है वो ओल्ड नहीं हुआ है। उनका हार्ट तो हो गया पोइट का तो, लेकिन 19 सालों के बाद, पहले भी ये उतने ही खुश थे 19 साल पहले, और आज 19 साल बाद भी जो है ये उतने ही खुशी खुशी और आनंद के साथ एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो इनका हार्ट ओल्ड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा हार्ट जो है ओल्ड हो गया। मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए, लेकिन इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। द पोइट हाउएवर हैज़ ग्रोन ओल्ड। पोइट जो है वो हालांकि बूढ़े हो गए हैं, ही इज सैड टू सी चेंजेस इन हिज लाइफ। वो अपने जीवन में आए हुए इन बदलावों को देख करके काफ़ी दुखी हैं। द स्वान्स आर एड एडवेंचरस एज एवर। और परेशान वो इस वजह से भी है कि वो तो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन ये जो हंस हैं ये हमेशा की तरह एडवेंचरस हैं, अभी भी, पहले भी एडवेंचरस थे और अभी भी एडवेंचरस हैं। यानी कि पहले भी जो है उतने ही खुश थे, उतने ही साहसी थे, उतना ही जो है केयर फ्री तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे थे, और आज भी ये बिल्कुल वैसा के वैसे ही हैं। इनके अंदर तो कोई चेंज नहीं आया। They will go to some other lake or pond and delight the people's eyes there। और लास्ट में इस पोएम में वो ये कहते हैं कि ये हंस यहाँ से उड़ कर के जहाँ कहीं भी जाएंगे, किसी दूसरी झील के किनारे या किसी दूसरे तालाब में, जहाँ भी ये उड़ कर के यहाँ से जाएंगे, तो उस झील या उस तालाब जहाँ पर ये जाएंगे, उस झील के किनारे जितने भी लोग इनको देखेंगे उनकी आंखों को ये हैप्पीनेस फील कराएंगे, उनको जो है ये सुख की अनुभूति कराएंगे, जैसे मुझे करा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ से उड़ कर के जहाँ पर दूसरी जगह पर जहाँ पर जाएंगे वहाँ के लोगों को ये आनंद देंगे, वहाँ के लोगों को खुशियाँ देंगे, जैसे अभी मुझे दे रहे हैं। ये है पोएम आपकी। तो कॉन्ट्रास्ट है, सीधी सीधी बात है। पोएम में सबसे बड़ी बात पोएम में कॉन्ट्रास्ट है, जिसमें उन्होंने ह्यूमन लाइफ को बर्ड्स की केयर फ्री लाइफ से कॉन्ट्रास्ट किया है, विरोधाभास दर्शाया है। दूसरी बात, 19 सालों पहले जो है उन्होंने जब उन 59 स्वान्स को देखा था कूल की उस जगह पे, उस झील में, तो वो जो है काफ़ी इम्प्रेस हुए थे उनकी सुंदरता को देख करके, उनकी ब्यूटी, उनके एडवेंचर को देख करके, उनकी एनर्जी को देख करके, और 19 सालों तक वो उनको कंटिन्यूअसली देखते हैं। लेकिन 19 साल बाद जब एक बार वापस से पोइट वहाँ पर जाते हैं तो उनकी लाइफ में तो काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन उन हंसों की ज़िंदगी में जो है कोई बदलाव नहीं आया है। और इसी चीज़ को देख करके, महसूस करके वो दुखी हो जाते हैं कि भाई मेरी लाइफ में मैं तो काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन ये जो है बूढ़े नहीं हुए हैं, ये अभी भी एनर्जेटिक है, और अभी जिस प्रकार से ये मुझे आनंद प्रदान कर रहे हैं उसी प्रकार से ये उड़ करके जिस भी झील या तालाब में जाएंगे वहाँ के लोगों को आनंद प्रदान करेंगे। बस इतनी सी पोएम है।